पागल पिशाचिनी बोली, आज के इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कहानी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने के साथ साथ मजा भी आएगा। पिशाचनियों के बारे में ऐसी ज्ञान तुम्हें कोई नहीं देने वाला। बीच में रोकना टोकना मत। उस लड़की के हरकत से परेशान होकर उस लड़की को अपने सामने इस अवस्था में खड़ी देखकर मित्रनाथ ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो, और मेरी पत्नी रूपमती कहाँ है? मित्रनाथ के मुंह से इस बात को सुनकर वो लड़की खिलखिलाकर हंसते हुए बोलने लगी, क्या करूं, अपनी सहेली से मिलने आई थी मैं, और उसने कहा जाओ कर लो कोशिश, वहां मेरा पति सोया हुआ है। उस लड़की की बातों को सुनकर मित्रनाथ ने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है? उस लड़की ने जंगल की तरफ इशारा करते हुए बोली, चलो मेरे साथ। मित्रनाथ उस कन्या के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में उसने देखा कि एक काले हिरन का किसी ने शिकार किया है। उस शिकार हुए हिरन को देखकर उन्हें समझने में देर नहीं हुई। मित्रनाथ समझ गए कि इस हिरन का शिकार मेरी पत्नी रूपमती ने ही किया है, अर्थात उसके पत्नी के अंदर पिशाचनी का प्रवेश हो चुका है और वह उसी अवस्था में दिखाई देगी जिस अवस्था में वो पिछले दिन दिखाई दी थी। कुछ दूर जाने के बाद मित्रनाथ ने उस कन्या से पूछा, आखिर कहाँ है मेरी पत्नी? वो कन्या बोली, थोड़ा सब्र करो मित्रनाथ, और कुछ दूर चलो। मित्रनाथ उस लड़की के बातों पर भरोसा करते हुए रास्ते चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक झरना आया। झरने के नीचे बैठी सुखासन में मग्न रूपमती स्नान कर रही थी। वह ऐसी बैठी हुई थी जैसे एक तपस्वी एकांत अवस्था में योग करता है। रूपमती अपने पति को आते देख खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, क्या करूं स्वामी, मैंने तो इसे मना किया था, अभी मत जाओ, अभी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है, किंतु यह नहीं मानी। फिर मित्रनाथ पूरी तरह से समझ गया कि कर्ण पिशाचिनी मेरे पत्नी के शरीर पर हावी हो चुकी है। तभी मित्रनाथ रूपमती से पूछने लगा, बताओ क्या हुआ है और सारी बातें मुझे बताओ। कर्ण पिशाचिनी रूपमती के माध्यम से बोलती है कि मुझे रात में अत्यधिक प्यास लगी। मैंने सोचा किसी का रक्त पान करूं, और रक्त पान करने के लिए आधी रात को मैं जंगल की ओर चल दिया। प्यास के कारण मैं जंगल में चली जा रही थी। तभी मैंने यहाँ पर एक काला हिरण को देखा। तुम तो जानते ही हो कि मुझे काला हिरण बहुत ही प्रिय है। काले हिरण का रक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए काले हिरण का रक्त मुझे जो देता है उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हूँ। मुझे एक काला हिरण दिखाई दिया और मैं उसको अपना शिकार बनाते हुए उसकी गर्दन को तोड़कर उसका रक्तपान किया। रक्तपान करने के बाद मेरे अंदर अधिक मात्रा में काम ऊर्जा पैदा होने लगी। तभी मैं सोचा कि अगर मैं तुम्हारे साथ प्रणय किया तो मेरी साधना भंग हो जाएगी, फिर तुम मुझे सिद्ध कैसे कर पाओगे? बहन या माँ के रूप में तुम मुझे प्राप्त करना नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर ऐसा तुम चाहते तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में भैरवी चक्र में नहीं बैठाते। मैं यह सब जानती हूँ, इसलिए मैं अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखते हुए आकर इस झरने के नीचे बैठ गई, ताकि मेरी काम इच्छा दबी रहे, और अपने शरीर को मैंने इस तरह शांत किया। लेकिन क्या करूं, जब से तुमने मेरा आवाहन किया है तब से प्रेत पिशाच मेरी शक्ति और सिद्धियां मेरे नजदीक आ चुकी है। उन सभी में से यह एक काम पिशाचनी मेरे सामने आई और मुझसे प्रार्थना करने लगी कि क्या मैं प्रयास करूं? मैंने कहा, हाँ ठीक है, कर सकती हो तो कर लो, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि उसकी साधना भंग हो जाए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि वह मुझे सिद्ध करे। उसने कहा, ठीक है, मैं जाकर के थोड़ा सा खेलूंगी, ज्यादा प्रयास नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि हम सभी पिशाचनियां काम को ज्यादा पसंद करती हैं। उसका चुंबन करना हमें अत्यधिक पसंद है और मैं भी यही करने का प्रयास करूंगा और तुम मुझे सिद्ध कर लोगे। अर्थात बाद में तांत्रिकों ने इसी आधार पर प्राचुंबिक नाम का मंत्र, काम पिशाचनी या भोग पिशाचनी का मंत्र, इसी आधार पर अघोरी मंत्र आता है, क्योंकि यह सभी पिशाचनी को ज्यादा पसंद है और सभी पिशाचनियां साधक के काम भाव को जाकर चुंबन करती है और सिद्ध हो जाती है। खैर वह तो अलग बात थी। यहाँ पर कर्ण पिशाचनी कहती है कि ठीक है, मैंने इतना ही कहा था, इसे जाकर के तुम्हारे शरीर पर अंगों से सिर्फ हलचल करके आनंद की प्राप्ति दे। इसका उद्देश्य तुमसे भोग करना नहीं था, तुम इस पर नाराज ना हो। और ये जो कन्या है गांव की एक कन्या है, वहां से उसके शरीर पर यह हावी हो गई और उस शरीर के माध्यम से यह तुमसे खेलना चाहती थी। तो यही इस समय में संपन्न हुआ। अब सुबह हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी का शरीर छोड़कर मैं जाती हूँ और आगे तुम साधना करते रहो। इस तरह दोनों ही पिशाचनी और फिर वहां से गायब हो गई और रूपमती को होश आ गया। रूपमती अपने पति के सामने निर्वस्त्र और झरने के नीचे पाकर आश्चर्य में पड़ गई।
मित्रनाथ अपनी चादर को उस पर उड़ाकर उसे अपने घर ले आया। मित्रनाथ समझ चुके थे कि स्थिति भयानक भी हो सकती थी। साधना के दिनों में उन्होंने कुछ सावधानियां बरतनी शुरू कर दी। इस प्रकार करते करते 21वां दिन आ गया, जिस दिन उन्हें पूर्ण सिद्धि होनी थी। सबसे पहले गोपनीय तरीके से मित्रनाथ हनुमान मंदिर गए। वहां से एक मटका ले आए और भैरवी चक्र पर अपनी पत्नी को बैठा के उसके ऊपर ठीक थोड़ी सी ऊपर मटके को पेड़ के नीचे बांध दिया और उस मटके की एक डोर और उसको तोड़ने का एक प्रबंध अपने हाथ में लेकर के उसके सामने एक सुरक्षा घेरा बना लिया और बैठ गया और अपने लिए हनुमान जी के मंत्र का एक सुरक्षा घेरा बनाया और अपनी पत्नी के लिए भी हनुमान जी का सुरक्षा घेरा बनाया। और 2 घेरे बनाने के बाद उन्होंने एक तीसरा घेरा बनाया। उसमें एक बड़ा सा कटोरा काले हिरण का रक्त से भरा हुआ रख दिया और अब धीरे धीरे मंत्र जाप शुरू कर दिया। और रात्रि के 12 या 1 बजे कर्ण पिशाचिनी पूर्ण रूप से वहां उसकी पत्नी के शरीर में आ गई। रूपमती के शरीर में आ जाने के बाद पिशाचिनी ने अपना भोग मांगा। मित्रनाथ ने कहा, देखो प्याले में तुम्हारे लिए मैंने भोग रखा है, पहले उसे पी लो, लेकिन मुझे 3 वचन दो। और तीनों वचन देने के बाद उसने रक्त पीने की तैयारी करने के लिए उस घेरे में बैठ गई और रक्त पीने लगी। इसी बीच मंत्र का आवाहन करने के बाद मित्रनाथ ने बड़ी ही जोर से कुल्हाड़ी फेंकी और मटके को गिरा दिया। मटका बीच से टूट गया। मटके से बहुत बड़ी मात्रा में लाल रंग का सिंदूर उसकी पत्नी के शरीर के ऊपर गिरने लगा। रूपमती पूरी तरह से लाल सिंदूर में सनी हुई थी। इधर उसने अपने सुरक्षा घेरे में चारों तरफ एक चक्र बना लिया जब तक कर्ण पिशाचिनी रक्त को पी रही थी। और चारों तरफ घेरा बनाने के बाद उसने कहा, हे देवी, तुम मुझसे पूरी तरह सिद्ध हो चुकी हो। कर्ण पिशाचिनी ने वापस रूपमती के शरीर में जाने का प्रयास किया, लेकिन उसे बहुत तेज झटका लगा। वह समझ गई कि रूपमती के शरीर में जाना अब संभव नहीं है। उसके शरीर पर जो लाल रंग का सिंदूर गिराया हुआ है वह हनुमान के मंदिर से लाया गया है। वह अभिमंत्रित है। मैं अब कभी भी इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाऊंगी। अब केवल मैं इसे साक्षात रूप में ही दिखाई दूंगी। उसके चतुराई पर हंसते हुए कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ओ तो तुमने बड़ी समझदारी से अपनी पत्नी से मुझे अलग कर दिया और सिद्ध भी कर लिया। इतनी सहजता से तुम मुझे सीधे ही बुलाते तो मैं इतनी आसानी से सिद्ध नहीं हो पाती। तुमने भैरवी चक्र का प्रयोग करके अपनी पत्नी के माध्यम से मुझे बहुत ही आसानी से सिद्ध कर लिया और अपने पत्नी का शरीर से भी मुझे अलग कर लिया। अब मैं तुम्हारे पत्नी के शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही चतुर हो तुम। ठीक है, मैं तुमसे सिद्ध होती हूँ और तुम्हारे तीनों वचनों का पालन भी करूंगी। बताओ सबसे पहला कार्य मेरे लिए क्या है, क्योंकि मैं वर्तमान और भूतकाल दोनों ही बातें तुम्हें बता सकती हूँ। अब तुम ऐसा करना, कल से भविष्य वक्ता बनकर नगर में विराजे सभी लोगों के प्रश्नों के जवाब दो। कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न तुमसे पूछेगा, मैं उसका जवाब तुम्हारे कानों में बताती रहूंगी। इस प्रकार से अगले दिन मित्रनाथ नगर में विराजने लगे। उन्होंने घोषणा कर दी कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वो व्यक्ति मुझसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। लोग आते, उनसे प्रश्न पूछते और चढ़ावे के रूप में सोना या चांदी उन्हें दे जाते। धीरे धीरे करके नगर का सबसे धनवान व्यक्ति मित्रनाथ बन गया। मित्रनाथ में अब धीरे धीरे घमंड आने लगा और घमंड वाली भावनाएं उसके अंदर पैदा होने लगी। पिशाचिनी ने कहा था कि मुझे प्रतिदिन भोग देना, और मित्रनाथ रोज ही एक मुर्गा उसे चढ़ा दिया करता था और वह पिशाचिनी उसका रक्त भी पी लेती थी। लेकिन रक्त की प्यास कर्ण पिशाचिनी की बढ़ती जा रही थी। कर्ण पिशाचिनी के साथ साथ उसकी सेना भी तैयार थी, क्योंकि वह एक चावर की अधिकारिणी बन चुकी थी। चावर एक क्षेत्र होता है जो कम से कम 10 या 20 एकड़ क्षेत्र का होता है। उस एकड़ के क्षेत्र में आने वाले जितने भी भूत प्रेत पिशाच होते हैं वह सभी उसके अधीन होते हैं। तो चावर धारणी पिशाचिनी का स्वरूप धारण कर चुकी थी और उसकी प्यास अधिक बढ़ती जा रही थी। इधर और पिशाचिनियां उससे रक्त मांगने लगी थी, इसलिए उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। भोग वह कर नहीं रही थी। इस बात से बहुत क्रोधित थी, तो उसने मित्रनाथ से एक दिन कहा, अगर तुमने मेरी भोग की कामना को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कर्ण पिशाचिनी भोग न पाने से असंतुष्ट होकर एक प्रस्ताव मित्रनाथ के सामने रखा कि अब तुम किसी भी प्रकार से मुझे संतुष्ट करो और मेरी भोग की कामना को भी पूरा करो। शाम के वक्त पिशाचिनी अपनी प्रिय सहेली के साथ अर्थात पिशाचिनियों की सेना लेकर मित्रनाथ के समक्ष आ गई
और उसने कहा कि कोई मार्ग बताओ, अन्यथा आज तुम्हें नाश कर दूंगी और अपनी सिद्धि भी तुम खो बैठोगे। अब कोई चारा ना देखकर मित्रनाथ ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन्हें कोई ऐसे कार्य में लगा दिया जाए जिससे यह संतुष्ट हो जाए। नगर के बाहर नगर वधु नाम से एक कोठा था जो कि नगर की वेश्याओं के लिए था। तभी मित्रनाथ ने कहा, तुम सभी पिशाचिनी जाओ और नगर वधु के शरीर में प्रवेश करो। मित्रनाथ द्वारा ऐसा कहने पर सभी पिशाचिनी और कर्ण पिशाचिनी की सभी सेना वहां चली गई और एक एक करके सभी वेश्याओं के शरीर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार उस रात वह सभी संतुष्ट हो गई। इस संतुष्टि से खुश होकर के अगली रात्रि पर कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई और उसने कहा, क्यों छोटे मोटे प्रयोगों से तुम संतुष्ट हो रहे हो? मेरी शक्तियां बढ़ाओ, मुझे और भी रक्त पिलाओ और भोग कराओ और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पिशाचिनी की बातों को सुनकर मित्रनाथ ने सोचा, चलिए इसकी बात मान ही लिया जाए। ये भी देख लेते हैं कि ये पिशाचिनी आखिर क्या कर सकती है और ये कितनी सामर्थ्य हो सकती है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी से मित्रनाथ ने बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे स्पष्ट बताओ। तो मित्रनाथ के इस प्रकार कहने पर कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे तुम किसी भी प्रकार से 108 मनुष्य की बलि दे दो, मैं तुम्हें यह राज्य ही प्रदान कर दूंगी, इस पूरे राज्य का राजा ही बना डालूंगी और तुम एक साधारण व्यक्ति से इस नगर के राजा बन जाओगे। पिशाचिनी के इस बात को सुनकर मित्रनाथ के मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। मित्रनाथ ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा संभव है तो बताओ मुझे क्या करना होगा। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कान में कहा, मैं तुम्हें गोपनीय बात बताती हूँ। इस राज्य के राजा की कन्या अत्यंत ही सुंदर है। अगर तुम मेरा आवाहन उस कन्या के शरीर पर करो तो निश्चित रूप से मैं उसके शरीर में आकर फिर तुम्हारे पास आकर संबंध बनाऊंगी और उसको तुम्हारे प्रेम में वशीभूत कर दूंगी। उसके बाद हमेशा के लिए वह तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लेगी। जब राजकुमारी तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर लेगी तो राजा को अंतोगत्वा अपनी बेटी को तुमसे विवाह करना ही होगा, क्योंकि राजा की एक ही संतान है और वो यह राजकुमारी है, इसलिए तुम राजा घोषित हो जाओगे। उस पिशाचिनी के प्रस्ताव को सुनकर मित्रनाथ मन ही मन सोचा कि क्या ऐसा होना संभव होगा? हो भी सकता है। ऐसा सोचकर मित्रनाथ उस राजा से मिलने चला गया। राजा के कई सारे गोपनीय प्रश्नों के जवाब मित्रनाथ के द्वारा दिए जाने की वजह से राजा मित्रनाथ से बहुत संतुष्ट हुआ और अपना अतिथि ग्रहण कराने के लिए महल में रख लिया। मित्रनाथ भी यही चाहता था और मित्रनाथ ने राजा के महल में घूमने की आज्ञा मांगी ताकि वह पूरे राज्य महल को देख सके। और मित्रनाथ के मन में एक ही बात थी कि मैं राजकुमारी को देख सकूं और उसे अपने बस में कर सकूं। सुबह मित्रनाथ उस राजमहल में घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते आगे बढ़ते हुए राजकुमारी के कक्ष की ओर चल दिया। उस समय राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कुछ कार्य कर रही थी। राजकुमारी को देखकर मित्रनाथ को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। अत्यंत ही सुंदर एक कन्या जो सचमुच में ही राजकुमारी होने लायक है, क्योंकि उसकी सुंदरता की कोई क्षमता नहीं है। उसे देखकर राजकुमारी को अपने पास बुलाया और राजकुमारी के कुछ प्रश्नों का जवाब देने लगा। राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई कि कोई भी उसके प्रश्नों के इतनी आसानी से जवाब दे सकता है और राजकुमारी भी मित्रनाथ के बातों से संतुष्ट होने लगी। संतुष्टि बढ़ने के साथ ही मित्रनाथ ने सोचा कि अब ये मेरे बस में आ सकती है, तो उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मेरे लिए जल मंगवाइए, पीना है मुझे। मित्रनाथ की बातों को सुनकर राजकुमारी ने आदेश दिया, जल मेरे लिए लाया जाए। इतना सुनते ही राजा के मंत्रियों ने तुरंत दौड़कर उनके लिए पानी ला दिया। तब मित्रनाथ ने कहा, राजकुमारी जी, मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। यह पानी जो आप देख रही हैं ना, मैं इस पानी को शरबत में बदल दूंगा और यह अत्यंत ही मीठा द्रव्य बन जाएगा। ऐसा द्रव्य आज तक आपने कहीं नहीं पिया होगा। इतना स्वादिष्ट शरबत यह बन जाएगा कि जिसको पीकर आप बहुत खुश होंगी। ऐसा कहने पर राजकुमारी को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और वह हंसते हुए बोली, क्यों मित्रनाथ जी, आप तो बड़े जादूगर हो। आपने मेरे गोपनीय प्रश्नों के जवाब दे दिए, तो क्यों नहीं आपके लिए ऐसे चमत्कार दिखाना संभव हो। इसलिए ठीक है, आप ऐसा चमत्कार दिखाइए कि कुछ ऐसा द्रव्य बनाइए जिसमें बहुत ही अधिक सुगंध आ रही हो और साथ ही साथ पीने में वह अत्यंत ही मधुर हो। अब ऐसी अवस्था को देखते हुए मित्रनाथ ने वहां पर एक सोने के गिलास में उस जल को परोसा। पागल पिशाचिनी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए मुझे उस पर दया आ रही थी। मैं बोला, संक्रेता, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से तुम लगातार पिशाचिनी के इतिहास बताई जा रही हो। थोड़ा पानी पी लो या फिर कुछ खा लो। बिना कुछ खाए पिए तुम इतना बोले जा रही हो, मुझे डर है कि कहीं तुम्हें
कुछ हो न जाए। पागल पिशाचनी बोली, तुम मेरी चिंता मत करो सुरेश, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम अपनी ख्याल रखो। मैं बोला ठीक है, कुछ देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद पुनः फिर से पिशाचनी के इतिहास को सुनेंगे।